नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 की रिगार्डिंग। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, बिग अपडेट बीपीएससी टीआरई 2.0 रिजल्ट नोटिस जारी। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट के रिगार्डिंग नोटिस जारी कर दिया गया है। दोस्तों, सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जारी किए गए हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्यूचर में लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो आपको बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके आए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 21/12/2023 के डेट में 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जो कि सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा जो नंबर नोटिस है, स्कूल टीचर हेडमास्टर रिटेन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिगार्डिंग पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर आप लोग का, यहाँ पे रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। यहाँ पे रिजल्ट के रिगार्डिंग जितने भी गाइडलाइंस है जारी कर दिए गए हैं। आप लोग को अभी ओपन करके दिखाता हूँ कि नोटिस में क्या मेंशन किया गया है। यहाँ पे नोटिस ओपन हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षा फल इस शर्त के साथ प्रकाशित है। दोस्तों, आप लोग का जो रिजल्ट जारी किया जाएगा उसमें आपको कंडीशन लगा दिया जाएगा। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग द्वारा, दोस्तों जिस विभाग के द्वारा जो आप लोग को नियुक्ति कराया जाएगा उस विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक योग्यता अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच मूल प्रति से किया जाएगा। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करते समय जितने भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट फिल किए हैं उसका यहाँ पे मूल प्रति होना चाहिए, जिसे असफल होने पर पात्रता का एवं परीक्षा फल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। अगर आप वह नहीं दिखाते हैं तो आपको जो रिजल्ट है रद्द कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों, साफ भाषा में समझ लिए कि जो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर्म भरते वक्त दिए हैं, अगर वेरिफिकेशन के दौरान मूल प्रति उसका नहीं आप सबमिट करते हैं या दिखाते हैं तो आपको सीधा रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे उन्होंने मेंशन किया है, देख सकते हैं, इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज डाउनलोड सत्यापन के समक्ष पदाधिकारी प्रशासनिक विभाग समक्ष उपस्थित होंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित वाटरमार्क अंकित रहेगा, पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग के पता ही होगा कि सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड कराए गए हैं और दोस्तों वही डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करना है जिस पर बीपीएससी आयोग का वाटरमार्क रहेगा और वही ले जाकर के आपको वेरिफिकेशन करवाना है। यहाँ पे देख सकते हैं उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क रहेगा प्रशासनिक विभाग द्वारा काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटर मार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान स्वीकार नहीं होगा। तो दोस्तों, आप जितने भी डॉक्यूमेंट वेबसाइट पर अपलोड किए हैं उसको डाउनलोड करना होगा और उस पर वाटर मार्क जरूर आना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे वाटर मार्क आपको जरूर आना चाहिए, तभी आपको वेरिफिकेशन होगा। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं। अगर दोस्तों आपके पास नहीं रहता है, अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको यहाँ पे अपलोड करने का मौका दिया जाएगा और दोस्तों ये अभी होगा जब आयोग आपको ऑर्डर देगा। यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। दोस्तों, अगर आप OHPS है यानी दोस्तों स्वास्थ्य दिव्यांगता है या कोई आरक्षण लेते हैं तो आपको प्रशासनिक विभाग यानी दोस्तों एजुकेशन विभाग द्वारा आपको जांच किया जाएगा। सभी दिव्यांग अभ्यर्थी की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज अस्पताल IGIMS एम्स में कराई जाएगी। दोस्तों, जितने भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनका मेडिकल होगा और मेडिकल के स्थान देख सकते हैं IGIMS और एम्स में कराई जाएगी, चाहे वह दिव्यांगता के लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर क्यों नहीं सफल घोषित हो जाते हैं। दोस्तों, उनका कहना है कि अगर आप दिव्यांगता हैं और अपने परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस किया और आपने जनरल से फाइट करके अपने सफल हो गया, लेकिन फिर भी आप लोग को यहाँ पे ये सबमिट करना होगा। ऐसे इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है। तो दोस्तों, आप लोग को पता ही है कि दिव्यांगता के आधार पर उनको ज़्यादा समय दिया जाता है, भले ही वो जनरल से फाइट कर जाएँ, पर दोस्तों उनको यहाँ पे दिव्यांगता का प्रमाण पत्र देना होगा और उन्हें जांच करवाना होगा। आगे देख सकते हैं मेंशन किया है कि जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक रूप से कम दिव्यांग पाए जाने पर पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षा फल स्वतः रद्द समझा जाएगा। उन्हें दोषी मानते हुए विधिवत सम्मत अग्रतर कार्रवाई किया जाएगा।
दोस्तों अगर आपको जांच होता है और जांच के दौरान पाया जाता है कि आप जितने प्रतिशत डिसेबिलिटी दिए हैं उससे कम है तो आपको पर यहाँ पे समझ सकते हैं कार्रवाई किया जा सकता है। इसलिए जो अभ्यर्थी दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिए हैं वह रियल ही दीजिए, नहीं तो अगर आपको आगे पता चला कि आपने 60% का बना दिया है और आपका दिव्यांगता जो जांच हो रहा है उसमें 40% ही आ रहा है तो दोस्तों आपको दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आगे यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापन संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के पत्रांक यहाँ पे दोस्तों पूरा मेंशन किया गया है कि किसके अनुसार ये जो मिनिमम मापदंड रखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं उम्मीदवारों को देख सकते हैं 40% जो समान वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 36.5% और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति को यहाँ पे 34% और दिव्यांग को यहाँ पे देख सकते हैं 32% अर्हता लाना होगा और महिलाओं को। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट है यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि पहले भी ये नोटिफिकेशन में भी जारी किया गया था कि अनरिजर्व कैटेगरी का यहाँ पे 40% रहेगा, उसके बाद ईबीसी का यहाँ पे 36.5 रहेगा, उसके बाद अनुसूचित जाति का यहाँ पे 34% और महिलाओं को और दिव्यांग उम्मीदवारों को यहाँ पे 32% रहेगा। वहीं आगे उन्होंने मेंशन किया है स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अर्हता से कम है उन्हें मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर किन्हीं व्यक्ति को अगर इससे कम मार्क्स आता है तो उनको मेगा सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है। आगे मेंशन किया है कि धातुत्व है कि आरक्षण अनुसार मेगा क्रम में सर्वप्रथम आरक्षित कोटे की रिक्ति भरी जाएगी। दोस्तों सबसे पहले जो आपको रिजल्ट जारी किया जो रिजल्ट बनाया जाता है आरक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी का बनाया जाता है। अतः यदि आरक्षित कोटि की रिक्ति अधिक हो और आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो तो संभव है कि आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि की रिक्ति में विशुद्ध सफल घोषित हो जाए। दोस्तों इनका कहना है कि मान लिया जाए कि जो रिजर्व कैटेगरी का जो सीटें हैं ज़्यादा हैं और रिजर्व कैटेगरी में अभ्यर्थियों की संख्या कम है और सारे जो अभ्यर्थी हैं जो जनरल से फाइट कर गए हैं। दोस्तों जनरल में उनका चाकरी सीटों की संख्या ज़्यादा है तो कट ऑफ मार्क कम जाएगी और कट ऑफ मार्क कम जाने के कारण चाहे अधिक ही गया तो अभ्यर्थी अच्छे परफॉर्मेंस किए तो हो सकता है उनका जनरल में रिजल्ट हो तो उस कंडीशन में जो सीटें होगा जो कैटेगरी का वो खाली रहेगा उसका कोई कट ऑफ मार्क्स नहीं जारी किया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि सभी आरक्षित कोटि योग्य अभ्यर्थी आरक्षित कोटि की रिक्ति के विरुद्ध सफल घोषित किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटि की रिक्ति खाली रह जाएगी और इस कारण से उसमें कोई कट ऑफ नहीं जा सकेगा यानी एनए होगा नॉट अप्लीकेबल होगा। आगे उन्होंने मेंशन किया है कि साथ ही अनारक्षित कोटि की अंतिम रिक्ति पर यदि आरक्षित कोटि के सफल अभ्यर्थी घोषित होते हैं तो उसका प्राप्तांक कट ऑफ हो जाएगा। दोस्तों इनका कहना है कि अनारक्षित कोटि यानी अनरिजर्व कैटेगरी के यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं अनरिजर्व कैटेगरी के जो सीटें होते हैं उसमें आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सफल हो जाते हैं यानी उसका मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं तो उसका प्राप्तांक कट ऑफ उसका प्राप्तांक ही कट ऑफ होगा और यह प्राप्तांक उसके आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हता भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको मिनिमम कट ऑफ जो है यहाँ पे हो सकता है। आगे उन्होंने मेंशन किया स्पष्ट है कि आरक्षित कोटि की न्यूनतम अर्हता से कम होगा और दोस्तों इसमें कंफर्म है कि यहाँ पे जो अनारक्षित कैटेगरी का जो न्यूनतम अर्हता है उससे कम होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे जो अनारक्षित कैटेगरी के जो यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स 40% मांगे गए हैं और यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज है जिसके 36.5 है 34 है 32 है उस कंडीशन में आप लोगों को आरक्षित से ही रिजल्ट दिया जाएगा पर आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जो वही रहेगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आगे मेंशन किया है कि उपरोक्त सभी परिस्थिति में आरक्षित का कट ऑफ वस्तुतः आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हता हो जाने पर आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी प्राप्त उससे अधिक होने के बावजूद आरक्षित कोटि के उक्त अभ्यर्थी सफल नहीं हो सकेंगे यदि उनका प्राप्तांक आरक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हता से कम हो। और दोस्तों यहाँ पे सीट नहीं भी फुल होगा फिर भी अगर कोई व्यक्ति का अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से कम है तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। आगे देख सकते हैं टाई ब्रेकर के बारे में बात किया है कि देख सकते हैं लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ में कुल प्राप्तांक परंतु भाषा में क्वालिफाइंग होने के कारण इसे प्राप्तांक को छोड़ करके अर्थात 120 नंबर दोस्तों भाषा को छोड़कर 120 नंबर के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों को मेगा सूची तैयार किया जाएगा। यानी दोस्तों 120 प्रश्न है जो लैंग्वेज को छोड़ करके उसी पर आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। आगे देख सकते हैं उन्होंने मेंशन किया है उपरोक्त प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय के मुख्य भाग 3 देख सकते हैं मुख्य भाग 3 अर्थात अंतिम 80 प्रश्नों को प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में किया जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे प्रथम जो टाई ब्रेकर रहेगा जो भाग 3 में जो 80 प्रश्न पूछे गए हैं उसमें जिन अभ्यर्थियों को ज़्यादा नंबर रहेंगे तब उन्हीं को वरीयता दिया जाएगा। परंतु यदि कक्षा 1 से 5 के अध्यापक के लिए आप अगर अप्लाई किए हैं तो उसमें आप लोग को भाग 3 नहीं मान होगा, आपको टाई ब्रेकर के रूप में लैंग्वेज को कंसिडर किया जाएगा। वही दोस्तों आगे देख सकते हैं मेंशन किया है कि टाई ब्रेकर 1 के बाद भी समान अंक होने की स्थिति में द्वितीय टाई ब्रेकर यहाँ पे देख सकते हैं में भाषा भाग के प्राप्तांक का उपयोग कक्षा 1 से 5 अध्यापक के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि 1 से 5 कक्षा को छोड़ करके सारे कक्षाओं का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है उसे 0 कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 1 से 5 अध्यापक के
लिए टाई ब्रेकर के रूप में लैंग्वेज सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। आगे देख सकते हैं, परंतु अन्य कक्षाओं के अध्यापक हेतु भाषा में गैर हिंदी अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम के अनुसार अलग अलग प्रश्न नहीं रहने के कारण सभी के समान अवसर और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करने हेतु बिहार सरकार विद्यालय अध्यापक स्नातक अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में करने का पूरा मेंशन किया गया है। इसके अनुसार क्या किया था, आपका न्यूनतम अर्हतांक 0 घोषित कर दिया था। आप लोग को पहले बताई थी दोस्तों कि यहाँ पे कक्षा 1 से 5 के छोड़ा करके बाकी जितने भी सब्जेक्ट के जितने भी वर्ग के पेपर कंडक्ट करा गए, जिसमें सभी लैंग्वेज में जो यहाँ पे भाषा था वो नहीं दिया गया था, जिसके कारण यहाँ पे देख सकते हैं जो लैंग्वेज का पेपर है उसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 0 रखा गया था। आगे देख सकते हैं, टाई ब्रेकर के रूप में 3rd और 4th के रूप में अभ्यर्थी का उम्र और देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार वरीयता दिया जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। अगर वो भी टैली कर जाता है तो आपको देवनागरी लिपि में वर्णमाला का प्रयोग किया जाएगा। और अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान एवं शर्त यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। आगे क्वालिफिकेशन के बारे में मेंशन किया है कि जो यहाँ पे सिविल अपील नंबर यहाँ पे देख सकते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया था। यहाँ पे बुलाया गया था कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूल है, खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा डीएलएड की मान्यता समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो डीएलएड 18 महीने का कोर्स की है उनका मान्यता समाप्त है। वही आगे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंडिका देख सकते हैं 26 के तहत यह प्रावधान है कि शिक्षण प्रशिक्षण कि किसी भी उपाधि मान्यता बिंदु अथवा किसी उपाधि के समतुल बिना पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा एनसीटीई के परामर्श के शिक्षा विभाग का अंतिम निर्णय होगा। दोस्तों अगर यहाँ पे सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है या केस कोई मुकदमा होती है तो अंतिम जो निर्णय लेगा एनसीटीई द्वारा लिया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं और नियमावली 2023 में जो लागू किया है उसके अनुसार मान है। फिर भी यदि किसी संबंधित अन्य मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा समक्ष न्यायालय एवं अन्य अध्यादेश पारित होता है तो उसके सब फलाफल परीक्षाफल प्रभावित होगा। और दोस्तों इसके बावजूद अगर कोई न्यायालय या उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट अगर कोई अन्य यहाँ पे निर्णय देती है तो उसके अनुसार आपका परीक्षा प्रभावित होगा। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। यहाँ पे आपको रिजल्ट का सारे नोटिस यहाँ पे सारे रूल रेगुलेशन जारी कर दिए हैं कि कैसे कैसे आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर है, आपका जो रिजल्ट है बहुत ही जल्द प्रकाशित होने वाला है। दोस्तों बता दूं कि आपको सबसे पहले जो रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा एचएम यानी हेड मास्टर का प्रकाशित किया जाएगा और आपका जो रिजल्ट है अगले सप्ताह में जारी होने की पूरी संभावना है। हो सकता है दोस्तों कि कल फ्राइडे है, फ्राइडे को यहाँ पे एचएम का यानी हेड मास्टर का रिजल्ट जारी कर दे, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। सारे रूल रेगुलेशन बता दिए गए हैं कि कैसे कैसे रिजल्ट प्रिपेयर किया जा रहा है। इसलिए किया गया कि बहुत से अभ्यर्थी बाद में कंप्लेन करते हैं कि सर मेरा तो इतने नंबर था, सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका कैसे हो गया। तो दोस्तों आयोग ने सबसे पहले आपके रिजल्ट के रूल रेगुलेशन सारे बता दिए हैं। तो दोस्तों जिन अभ्यर्थियों ने जो आवेदन यहाँ पे आयोग की वेबसाइट पर सबमिट किए हैं उसका मूल प्रमाण पत्र अपना तैयार रखें। तो दोस्तों आपको अपडेट कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।